हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और डा में यूनिट 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम बेटा आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी एक बार देखा हुआ है। क्या करता है ये? बेसिकली किसी भी गिवन ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, थ्योरी पढ़ेंगे बाद में। थ्योरी पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या काम करता है। ठीक बात है, चलिए पहले यहां पे देख लेते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, ये एक गिवन ग्राफ है और इस ग्राफ का आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम बेसिकली क्या कहता है कि आप जितने भी वर्टिसेस हैं इस ग्राफ के अंदर, उन सारे के सारे वर्टिसेस को इंडिविजुअल सेट की तरह आप ट्रीट कीजिए। मतलब ये एक वर्टिसेस को फॉरेस्ट की तरह ट्रीट करता है, जिसमें कि इनिशियली जब हम इनिशियलाइज करते हैं अपने एल्गोरिथम को, तो जितने भी वर्टेक्स हैं हम ये मानते हैं कि वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो जब हम इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम से, पहले मैं आपको सिंपल एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो समझाऊंगी। उसके बाद एग्जाम में अगर कोई ग्राफ आ जाता है और आपसे कहा जाए कि क्रुस्कल एल्गोरिथम का सूडो कोड लिखिए और फिर उस सूडो कोड को इलस्ट्रेट करके दिखाइए कि वो सूडो कोड किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ पर कैसे अप्लाई होता है, तो एक क्वेश्चन हम सिंपली करेंगे। अगर सिंपल पूछा जाता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मैं उसका जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम की इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से आपको एक एक इंडिविजुअल ग्राफ के अंदर बताऊंगी। ठीक है, तो पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। क्या कि जितने वर्टिसेस हैं इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि वो एक एक सिंगल सिंगल वर्टिसेस हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कौन सा ग्राफ बना लिया? देखो 1, फिर 2, ये सिर्फ वर्टेक्स हम निकाल के लिख रहे हैं, 6, 5, ऐसे ही 4, 3 और 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्टिसेस हमारे पास हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी जो एजेस हैं उन सारे एजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे। मतलब हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप पहले सारे वर्टिसेस को कलेक्ट करो और उसके बाद सारे एजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। इंक्रीजिंग का मतलब है कि हो सकता है एक से ज्यादा एजेस ऐसे हों जिनकी सेम कॉस्ट हो, मतलब जिनकी एज कॉस्ट जो है वो सेम हो। अगर सेम है तो आप नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप कह सकते हैं कि आप उन्हें अरेंज कर लेंगे। ठीक बात है, तो सबसे पहले जो गिवन एजेस हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या क्या है बताइए। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू आपको कौन सी नजर आ रही है? मिनिमम वैल्यू है 10, है ना। तो 1 to 6 जो एज है उसकी कॉस्ट है 10। पहले तो ये वाला हो गया। फिर उसके बाद 10 के बाद कॉस्ट आ रही है 12। 12 इज 3 to 4, 3 to 4। 1 से 6 के बीच में कॉस्ट है 10, और 3 से 4 के बीच में जो एज है उसकी कॉस्ट है 12। साथ साथ अब 10 हो गया, 12 हो गया, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट है आपकी 14। तो 2 to 7 कॉस्ट है 14। उसके बाद 14 के बाद आता है आपका 16। तो क्या है ये? 2 to 3 जो एज है इसकी कॉस्ट है 16, और फिर उसके बाद 16 के बाद है 18। तो दिस इज 4 to 7 जो कनेक्ट है उसकी कॉस्ट है 18, और इसके बाद मैं यहां पर लिख रही हूं इसे 18, and after 18 it is 22. This is 22. 4 to 5, edge 4 to 5 की जो कॉस्ट है वो है 22, और फिर उसके बाद 22 हो गया, 22 के बाद हो गई 24। 5 to 7 जो आपका एज है उसकी कॉस्ट है 24, है ना। 5 to 7 की कॉस्ट है 24, और फिर उसके बाद 24 के बाद आ गई आपकी 5 to 6 28, और फिर उसके बाद आ गई 5 to 6 25। दिस इज 25, ठीक। और फिर 1 to 2 आपका 28। 1 to 2 28। तो चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ एजेस हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर ऑफ एजेस हैं। फिर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 एजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। ठीक है, ये देखिए इनके ये जो वेट्स हैं वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे एजेस को एक एक करके अपने ग्राफ में कनेक्ट करते जाना है। और जब हम एजेस को आपस में कनेक्ट करें तो हमें यह देखना है कि कोई भी एज साइकिल ना बना रहा हो। अगर वो एज इंक्लूड करने के बाद साइकिल बना रहा है तो हम उसे यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले एज को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसे कनेक्ट करते हैं, 10 को कनेक्ट करते हैं। ये एक एक करके एक एक स्टेप में हम ये वाला काम करते हैं। मैं आपको एक साथ इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर शो कर रही हूं। जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट एक एक एज को शो करेंगे। ठीक बात है। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, 1 to 6 वाले एज को हमने कनेक्ट कर दिया और उसकी कॉस्ट क्या है आपकी 10। ठीक है, इस तरह से हम एक एक एज को कनेक्ट करेंगे। पहला वाला एज ले लिया है ना। फिर उसके बाद अगला बड़ा एज कौन सा है, नेक्स्ट छोटा वाला एज 3 to 4। 3 to 4 के बीच में क्या कनेक्ट करना है हमें, 12। तो हमने इस वाले एज को यहां से कनेक्ट कर दिया, इसकी कॉस्ट है 12। दिस इज हाउ वी आर फॉर्मिंग अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। देन 2 to 7। 2 to 7 क्या है 14। तो 2 से लेके 7 तक का हमने कनेक्ट कर दिया 14। जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि कोई साइकिल फॉर्म ना हो रहा हो। अभी कोई साइकिल नहीं है। अब 2 to 3, 2 से 3 को कनेक्ट कर दो, इसकी कॉस्ट है 16। ये कनेक्ट हो गया, कोई साइकिल नहीं बन रहा। ये 4 एजेस हम कंसिडर कर चुके हैं। अब 4 to 7 कनेक्ट करना है। 4 से 7 को कनेक्ट करेंगे। देखो 4 से अगर मैं 7 को कनेक्ट करूं तो क्या इस केस में हम कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। इसलिए हम 4 to 7 को कनेक्ट नहीं करेंगे। दिस एज इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये एक साइक्लिक ग्राफ बनेगा जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम ट्री बनाना चाहते हैं। ठीक बात है। तो 4 to 7 वाला हमने डिस्कार्ड कर दिया। कौन सा वाला डिस्कार्ड कर दिया, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक बात है। अब अगला देखो 4 to 5। 4 to 5, 4 से 5 तक को हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई साइकिल नहीं है, तो ये हो गया आपका 22। ठीक है। उसके बाद 5 to 7। 5 to 7 भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 5 to 7 अगर मैं एज यूज करूं तो फिर ये एक साइकिल बनाएगा। तो इसलिए 5 to 7 वाला भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइकिल में आ जाएगा। फिर अगला देखो 5 to 6। 5 to 6 क्या है, ये 5 to 6 को कनेक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू है 25, इसकी कॉस्ट है 25। तो दिस कॉस्ट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एमएसटी। ये भी हो गया। 1 to 2, क्या 1 to 2 हम कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 to 2 अगर कनेक्ट होगा तो ये 28 कनेक्ट होके पूरा का पूरा लूप बंद हो जाएगा। और वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, स्पैनिंग ट्री क्या है, जिसमें जितने भी वर्टिसेस हैं ग्राफ में वो सारे कनेक्ट हो जाएं। और जब हम उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट जो है, वो जो कॉस्ट आए टोटल एजेस को के जो वेट्स हैं उनको हम ऐड करें तो जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट कितनी है, तो ये क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ दिस एमएसटी इज इक्वल टू कितनी है, एक एक करके सबको ऐड करते चले जाओ, है ना। 10 + 12 + 14 + 16 + 22 + 25, जो भी आंसर आएगा वो आपके ये जो आपका एमएसटी है उसकी कॉस्ट है। ठीक है, ये आपके एमएसटी की कॉस्ट निकल आएगी। तो ये बेसिकली क्रुस्कल एल्गोरिथम ये वाला काम करता है। अब हम इसको इंडिविजुअल एक एक ग्राफ के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। अब सबसे पहले देखो, अब रीड आउट करते हैं। देखो, इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर एमएसटी प्रॉब्लम दैट ऑलवेज यील्ड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक तो ये गारंटी करता है कि जब भी आप क्रुस्कल्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए, तो ये 100% श्योरली आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करके देगा, है ना। ये गारंटी करता है कि ये एमएसटी दे देगा। दूसरी बात कि ये ग्रीडी क्यों है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता था, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा होके अब उसने अपनी एक टेक्निक बनाई, है ना। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड हमने डिसाइड कर लिया अपने हिसाब से, और फिर उस मेथड को एक एक करके अप्लाई करते रहे। जो जो इंस्टेंसेस हमें हमारे लोकली सामने आते रहे उन इंस्टेंसेस पे हम बेस्ट चॉइस अपनी लेते रहे और ऐड करते रहे। तो हमने ये मेथड बनाया क्रुस्कल्स में कि हम सारे एजेस को सॉर्ट कर लेंगे, है ना, और सबसे छोटे वाले एज को पहले इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए ये एक अप्रोच जो है वो ग्रीडी अप्रोच है, क्योंकि हम फाइनल सोल्यूशन की चिंता नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये सोच के चल रहे हैं कि जो एक बार में जो मिनिमम एज हम उठा रहे हैं, अगर ऐसा करके हम ग्राफ में उसको एज को इंक्लूड करेंगे तो जो ग्राफ होगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही होगा। ठीक बात है। तो अब देखिए, टू अप्लाई क्रुस्कल्स एल्गोरिथम द गिवन ग्राफ मस्ट बी वेटेड, कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड।
वेटेड का मतलब क्या है कि हर एक एज के ऊपर वेट होना चाहिए, उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। भाई आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बना पाएंगे अगर आपको एज की कॉस्ट नहीं पता होगी। दूसरा, कनेक्टेड होना चाहिए, जो मैंने कल पहले भी आपको प्रिम्स एल्गोरिथम के टाइम पे बताया था। कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं? जैसे मान लो इस तरह से कोई ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ ये है। क्या ये पूरा का पूरा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दो नोड्स हैं, ये वाला जो सब ग्राफ है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में कोई भी एज नहीं है, तो ऐसे ग्राफ्स को कहते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो जब इनके बीच में कोई एज ही नहीं है तो आप इन्हें कनेक्ट फाइनली कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप इसका स्पैनिंग ट्री बना ही नहीं सकते, क्योंकि स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि ग्राफ के हर एक नोड को आपस में आपको कनेक्ट करना है, हर वर्टेक्स को आपको कनेक्ट करना है। तो अगर एज ही नहीं है कुछ वर्टेक्स के बीच में, तो उन्हें आप नए एज लगा के कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग एजेस हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करके आपको ग्राफ को कनेक्ट करना होता है। चलिए, और अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड मतलब डायरेक्शनल ग्राफ ना हो, ठीक है, जिसमें डायरेक्शंस नहीं होती। चलिए, अब है इट बिगिंस बाय सॉर्टिंग द ग्राफ्स एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राफ के जो मल्टीपल एजेस हैं उनमें से हो सकता है एक से ज्यादा एजेस जो हो उनकी कॉस्ट सेम हो, तो अगर कॉस्ट सेम होगी तो सेम कॉस्ट वाले आप एक साथ रखेंगे। अगर हम कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब तो ये हो गया कि सबकी कॉस्ट अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम ऐसा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि अगर कॉस्ट सेम भी है कुछ एजेस की, तो आप क्रुस्कल्स एल्गोरिथम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। मतलब जैसे मान लो किसी की कॉस्ट है 2, किसी की है 4, किसी की एक और की है 4, फिर है 8, तो आप इन्हें अरेंज किस तरह करेंगे? 2 4 4 8 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन अगर सेम है तो वो दोनों एक साथ आएंगे, ठीक बात है। इसलिए इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय नॉन डिक्रीजिंग लिख दिया कि अगर सिमिलर कॉस्ट होंगी तो वो एक साथ एसोसिएट कर दी जाएंगी। चलिए, स्टार्टिंग विद द एम्प्टी सब ग्राफ। देखिए, जब हमारा जो एल्गोरिथम शुरू होता है वो क्या कहता है कि इनिशियली हम एक एम्प्टी ग्राफ बना लेते हैं। एम्प्टी ग्राफ मतलब सिर्फ वर्टिसेस लगाते हैं, एजेस को कनेक्ट नहीं करते। इट एड्स द नेक्स्ट एज टू द करंट सब ग्राफ इफ इट डज नॉट क्रिएट अ साइकिल और स्किप द एज अदरवाइज, है ना। एक एक एज करके हम ग्राफ के अंदर लगाते जाते हैं। अगर साइकिल बनता है तो हम उस एज को इंक्लूड नहीं करते, वरना हम उस एज को इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए, ऑन ईच आइट्रेशन द एल्गोरिथम टेक्स द नेक्स्ट एज u, v, अगला एज है, जो एज का नाम है u, v फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ग्राफ्स एजेस एंड देन फाइंड्स द ट्रीज कंटेनिंग द वर्टिसेस u एंड v। मतलब वो चेक करता है कि u जहां पर है, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है ऑलरेडी, इसमें u कनेक्टेड है, ये कोई ग्राफ है इस पे v कनेक्टेड है। अब वो चेक करता है कि दोनों सेम ही सब ग्राफ में है, आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। अगर ये ग्राफ्स आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे तो इन्हें कनेक्ट करके साइकिल बनने का डर रहेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम इस एज से इन्हें दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, फाइंड द ट्रीज कंटेनिंग द वर्टिसेस u एंड v एंड इफ दीज ट्रीज आर नॉट सेम, अलग अलग ट्रीज हैं, तो फिर आप इन्हें क्या करिए, आप एक एज से इन्हें कनेक्ट कर दीजिए। और अगर सेम ट्री का पार्ट है तो फिर इस एज को आप कनेक्ट मत करिए, क्योंकि आप कनेक्ट करेंगे तो फिर वो साइकिल बन जाएगा, ठीक बात है। तो ये तो हुआ इसका बेसिक थ्योरी। अगर आपसे कोई कहे कि आप लिख दीजिए, ये है इसका सूडो कोड। सूडो कोड क्या कहता है? देखिए, ध्यान से समझिए। ये ग्राफ है जी, इस पर आप क्रुस्कल एल्गोरिथम लगा रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ए क्या है? ए वो नंबर ऑफ एजेस है, सेट ऑफ एजेस है, टोटल नंबर ऑफ एजेस जो रिजल्टेंट ग्राफ में आएंगे, है ना। क्या है? ए आर द फाइनल, या ए विल कैरी फाइनल सेट ऑफ एजेस इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक बात है। ए में फाइनल सेट ऑफ एजेस को हम स्टोर कराएंगे। ग्राफ के हर एक वर्टेक्स के लिए मेक सेट वी, मतलब हर एक वर्टेक्स का एक छोटे 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 इंडिपेंडेंट हमने सारे वर्टेक्स क्रिएट कर लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सारे वर्टेक्स के लिए अलग अलग सेट आपने बना लिए, जैसे एक वर्टेक्स एक वर्टेक्स एक सबको अलग अलग सेट की तरह आपने ट्रीट कर लिया। सॉर्ट द एजेस ऑफ जी डॉट ई। जी डॉट ई क्या है? जितने भी एजेस हैं ग्राफ के, उन सबको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने सॉर्ट कर लिया। यही काम कर रहे थे। फॉर ईच एज, हर एक एज के लिए टेकन इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट, एक एक करके एज को आपने निकाला। अगर फाइंड सेट ऑफ u इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ v, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है चेक करिए, देखिए
ये क्या कहता है कि ये इफ व्हाट इज दिस, दिस इज इफ फाइंड सेट ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ वी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इफ यू एंड वी बिलोंग्स टू डिसजॉइंट सेट्स, है ना, डिसजॉइंट सेट्स एंड connecting them will not create a cycle। यू और वी जो है वो डिसजॉइंट सेट हैं, अलग अलग सेट्स हैं, और उन्हें आपस में हम कनेक्ट करेंगे तो वो एक साइकिल नहीं बनाएगा। ये वो कंडीशन है जिसमें हम यू का सेट, मतलब यू से क्या क्या कनेक्टेड है और वी से क्या क्या कनेक्टेड है, अगर वो दोनों अलग अलग हैं, नॉट इक्वल टू मतलब दोनों सेपरेट हैं, तो क्या करें कि ये जो नया वाला एज है इस एज को इंक्लूड कर लो। तो ये क्या है? इंक्लूड एज यू कॉमा वी इंटू ए, है ना। ए क्या है? जिसमें फाइनल सेट ऑफ एजेस आपके होंगे, तो इसे इंक्लूड कर लो। और यूनियन यू कॉमा वी का मतलब क्या हुआ? यू और वी के बीच में एज को ड्रॉ कर दो, है ना। ये क्या मतलब हुआ? कनेक्ट वर्टेक्स, कनेक्ट वर्टेक्स यू विद वर्टेक्स वी। ठीक है, यू को वी के साथ कनेक्ट कर दो और रिटर्न ए। जब ये काम आप कब तक करते रहेंगे? जब तक सारे एजेस आप प्रोसेस नहीं कर लेते। सारे एजेस के लिए ये काम करना है, और जब आप ये काम कर चुके होंगे तो फिर फाइनली आप क्या करेंगे? जो सेट ऑफ एजेस है उसको आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो क्रुस्कल एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, डायरेक्टली आप उसे लिख सकते हैं, बिल्कुल वही है जो प्रिम्स की है, ई लॉग ई या फिर ई लॉग वी। इसको डायरेक्टली याद रखिए, और अगर पूछी जाती है तो ये सूडो कोड लिख के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लिख के आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं कि इस तरह से ग्राफ है, एग्जाम्पल है ये, कि अगर आपसे कोई कहता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का सूडो कोड लिखिए या एल्गोरिथम एक्सप्लेन कीजिए और उसके साथ एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल पे उसको अरेंज करके लगा के दिखाइए कि किस तरह से वो एल्गोरिथम काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें एल्गोरिथम को चलाना है। चलिए देख लेंगे। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके एजेस हैं उन सब एजेस को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लीजिए या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लीजिए। यहां पर आप चाहें तो नंबर ऑफ एजेस ऊपर लिख सकते हैं, कौन कौन से एजेस है, जैसे मैंने पहले लिख के दिखाया था इस तरह से, ऐसे जैसे मैंने यहां लिखे थे नंबर ऑफ एजेस, आप ऐसे ही नंबर ऑफ एजेस वहां पर इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली ये काम कर रही हूं। ठीक है बेटा, हम एक एक मिनिमम वाले एज को उठाते जाएंगे और अगर साइकिल नहीं बनेगा तो हम उसे ग्राफ में इंक्लूड करेंगे। चलिए अब देखो, जितने भी एज के वेट्स हैं सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम प्रिम्स एल्गोरिथम पे काम करते थे तो प्रिम एल्गोरिथम इनिशियलाइजेशन के लिए हमेशा कहता था कि आप स्टार्टिंग वर्टेक्स मुझे बताइए। प्रिम्स एल्गोरिथम को शुरू करने के लिए आपको एल्गोरिथम को एज इनपुट स्टार्टिंग वर्टेक्स को देना पड़ता था, जबकि क्रुस्कल एल्गोरिथम में स्टार्टिंग वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्रुस्कल एल्गोरिथम में एजेस को देखते हैं, वर्टेक्स को नहीं देखते। ठीक बात है, तो यहां पर कोई स्टार्टिंग वर्टेक्स पहले से प्रोवाइडेड आपको नहीं होगा। आपको मिनिमम एज जो है, मिनिमम कॉस्ट वाला जो एज है, वहां से अपना एल्गोरिथम को डिजाइन करना शुरू करना है। तो बताइए सबसे छोटी एज वैल्यू क्या है? 1। तो हमने क्या किया? 1 को यहां पर मार्क कर लिया, ये वाला एज है, हमने इसे कंसिडर कर लिया और इसे मार्क कर दिया। ठीक बात है। अब अगला नेक्स्ट में देखिए, इसके बाद इस पे आ जाइए। चलिए इसके बाद इस पे आ जाएंगे हम। ठीक है, 1 को कंसिडर करने के बाद अगला क्या है? 2। अब 2 हमारे पास दो हैं, एक तो ये है और एक ये है। अगर मैं इस ग्राफ से इस ग्राफ में शिफ्ट हो जाती हूं तो यहां पर देखिए 1 तो हमने कंसिडर कर ही रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इन दो टू में से कौन सा कंसिडर करें? कोई सा भी टू हम कंसिडर कर सकते हैं। मान लो मैंने ये वाला टू जो है इसे पहले कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो मैंने इस वाले टू को अपने ग्राफ में इंक्लूड कर लिया। अब अगला क्या है? टू ही होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये हम इंक्लूड कर चुके, इसे हम इंक्लूड कर चुके। अब इस बार इस वाले टू को मैंने कंसिडर किया, दिस टू इज कंसिडर्ड थर्ड टाइम, ठीक बात है। अब इसके बाद टू दोनों कंसिडर हो गए, तो क्या क्या आ चुका हमारा? वन आ चुका, ये वाला टू आ चुका, ये वाला टू आ चुका, कोई साइकिल नहीं है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्या है भाई? क्या कोई थ्री हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फोर दिख रहा है? दिख रहा है। फोर कितने हैं? एक तो ये है फोर, एक ये है फोर, दो फोर हैं, है ना। पहले हम मान लीजिए हमने इस वाले फोर को कंसिडर किया, इस वाले एज को हमने इस बार कंसिडर कर लिया, तो इस बार कंसिडर किया, इसको देखा, इसे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसे कनेक्ट करने पर कोई साइकिल नहीं बनता। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अगले वाले ग्राफ में क्या करेंगे? अगला फोर देखेंगे। अगले फोर को कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी कनेक्ट करेंगे तो भी कोई साइकिल नहीं बन रहा है ना। तो सर चलिए फिर अगले में आ जाते हैं। क्या क्या कनेक्ट कर चुके हम? इसे कनेक्ट कर चुके, ये टू कनेक्ट कर चुके, ये टू ऑलरेडी हमारे पास कनेक्टेड है, और इस फोर को भी हमने कनेक्ट कर लिया था लास्ट टाइम, ठीक बात है। अब देखिए, अब अगला क्या है? ये वाला फोर। अब इस बार हमने इस वाले फोर को कंसिडर किया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसको कनेक्ट करने पर कोई साइकिल नहीं बन रहा है ना। अब इधर देख लीजिए, दोनों फोर कनेक्टेड हैं। चलिए पहले इसे, इस तरह आपको एग्जाम में बेटा ये दिखाना है, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्राफ में आपको डायरेक्टली बना के दिखा देना है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एज को इंक्लूड करते हुए एक सेपरेट ग्राफ शो करना है। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन में सेपरेट ग्राफ बना के मैं दिखा रही हूं, ठीक है। अब देखिए, ये वन हो गया, ये टू, ये फोर हम इंक्लूड कर चुके हैं, और ये वाला फोर इंक्लूड कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? वन हो गया, टू हो गया, ये वाला टू हो गया, फोर हो गया, फोर के बाद फाइव कहीं नहीं है, फिर है आपका सिक्स। अब देखिए, इसे कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे? अब ध्यान से देखना, जो ग्राफ पहले से बन चुका पहले उसे अपडेट करेंगे आप एग्जाम में, इसी तरह से आप इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले वन, फिर दोनों टू, दोनों फोर हम यूज कर चुके। अगला है हमारा सिक्स, ये वाला सिक्स, ठीक है। इस वाले सिक्स को हमने कंसिडर किया, लेकिन क्या ये वाला जो सिक्स है इसको हमने कंसिडर किया? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो यही है, लेकिन हमने इसे अपने ग्राफ में इंक्लूड नहीं किया, इसलिए हमने इसको यहां पर शो कर दिया कि हमने सिक्स को विजिट तो किया, देखा, लेकिन इसको बंद करने पर अगर ये सिक्स हम चूज करते हैं तो इसको क्लोज करते हैं, ये साइकिल बन जाएगा, तो इसलिए हमने इस बार इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको नहीं चूज करेंगे। अगला क्या था? सेवन था, है ना। सेवन कौन कौन से हैं? ये वाला सेवन भी है और ये वाला सेवन भी है, तो मैं इसी ग्राफ में दोनों दिखा रही हूं, ठीक बात है। अगर मैं इस वाले सेवन को चूज करूं, अब मान लो मैं इस वाले सेवन को चूज करती हूं, इस वाले सेवन को चूज करती हूं, तो इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेवन भी अगर मैंने चूज किया तो ये पूरा लूप बन जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से दोनों ही एजेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक बात है। मैंने ये एक ही ग्राफ में दोनों चीजें शो कर दी, तो अगला वाला जो ग्राफ होगा उसमें क्या आएगा? ये वाला जो सेवन होगा वो हम अगले वाले ग्राफ में शो कर देंगे, है ना। तो देखो फिर अगली बार में क्या हो गया, ये पहले से लगा हुआ था, है ना, ये टू था, ये फोर था, ये वाला टू था, और इसके साथ साथ आपका ये वन था, और ये दोनों हमने डिस्कार्ड कर दिए। नेक्स्ट वाला अब हम क्या कर रहे हैं? ये नेक्स्ट वाला सेवन जो है इसे हम कंसिडर कर रहे हैं, और इसे इंक्लूड करने पर हमारा कोई लूप नहीं बना, तो इसे हमने अपनी एज लिस्ट में शामिल कर लिया, ठीक बात है। चलो, तो हमने सेवन तक अपना काम कर लिया है। अब हम जितना काम हमारा हुआ पहले उसे अपडेट करेंगे, और फिर नए एज को शो करेंगे कि नया एज हम कौन सा इंक्लूड कर रहे हैं। दिस इज फोर, दिस इज टू, फोर एंड सेवन, ये वाला काम कर चुके हैं, सेवन तक हम आ चुके हैं, है ना। अब सेवन के बाद है हमारा एट। एट के भी हमारे पास दो एज है, एक ये और एक ये, ठीक बात है। तो अब सबसे पहले मान लो मैंने ये वाला एज कंसिडर किया और मैंने इसको शो कर दिया। कर सकते हैं कनेक्ट, क्यों? क्योंकि कोई भी लूप
नहीं बन रहा है। अगर लूप बन रहा होता, देखो ये ओपन है, यहां कोई लूप नहीं बन रहा, अगर ये लूप बना रहा होता तो हम इसे कनेक्ट नहीं करते। अब बताओ क्या हम अगला वाला 8 भी कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अगला वाला 8 कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा लूप क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इस वाले 8 को कनेक्ट करके अगले वाले में हम क्या शो करेंगे कि ये 8 कनेक्ट कर दिया, ये 4 कनेक्ट कर दिया, ये 1 कनेक्ट कर दिया, 2 कनेक्ट कर दिया, यहां पर 4 कनेक्ट कर दिया, ये 2 कनेक्टेड है, ये 7 कनेक्टेड है, और अब ये वाला जो 8 है इसे हम कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लूप क्रिएट करेगा। ठीक बात है बेटा, इस तरह से हम ग्राफ में इसको दिखा देंगे। चलिए यहां तक हो गया। इस वाले 7 को हमने क्रिएट नहीं किया, इसको यूज नहीं किया, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक बात है। अब देखो 8 के बाद हमें क्या कंसिडर करना है, चलो पहले ये ड्रॉ कर लें। 4, दिस इज 1, दिस इज 2, 4, 7, 2, ये वाला 8 है ना, और ये वाला 8 हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब इसमें अगला क्या है, 9। क्या हम 9 को कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 9 को कनेक्ट करने पर कोई एज ऐसा नहीं है जो साइकिल क्रिएट करे। 9 को एज करने पर ये देखो यहां पर कोई साइकिल नहीं बन रहा, क्लोज साइकिल नहीं है। नेक्स्ट टाइम हमने 9 को क्रिएट करा। अब क्या हम 10 को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम 10 को कंसिडर करेंगे तो ये क्या बनेगा, लूप बनेगा। तो चलिए अब यह ड्रॉ कर लेते हैं, दिखा देते हैं। एक एक एज करके आपको ये शो करना है कि किस तरह से आप एजेस को कंसिडर कर रहे हैं और कौन सा एज। अब इस वाले एज को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये साइकिल जनरेट करेगा। चलिए देखिए, ये देखिए बेटा, दिस इज योर एमएसटी टिल नाउ, है ना। इसको अगर हम क्लोज कर देंगे तो यहां पर ये एक साइकिल क्रिएट कर देगा। तो हमने 10 को यूज नहीं किया। अब 10 के बाद अगली बार क्या है, 11 है ना। चलो देख लो, अब देखिए ये वाला कनेक्टेड है, ये 4 कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, ये 2 कनेक्टेड है, ये 7 कनेक्टेड है, ये 9 कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से बस इतना ही कनेक्शंस हुए हैं अभी। ठीक बात है, हाँ जी। अब देखिए, अब इस 10 को हमने कनेक्ट नहीं किया, नहीं कर सकते। अब 11 पे देखो, क्या हम 11 को कनेक्ट कर सकते हैं? इस वाले 11 को नहीं कर सकते। इसे कनेक्ट करेंगे तो भी लूप बन जाएगा, है ना। अब 11 के बाद देखो कोई बड़ा एज कौन सा आ रहा है, 11 के बाद कौन सा आता है, 11 के बाद आया आपका 14। क्या हम 14 को कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 14 को कनेक्ट करेंगे तो ये लूप बन जाएगा, ये देखिए ये साइकिल बन जाएगा। तो अब देखिए ये भी हम देख सकते हैं कि जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, सारे रीचेबल बन चुके हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम अब जाएंगे तो किसे कनेक्ट कर देंगे, ये 4 कनेक्टेड है, ये 8 कनेक्टेड है, ये 7 कनेक्टेड है, ये 2 है, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस। अगली बार ये 14 वाला कंसिडर किया और इसको कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो अब देखो हमने एक एक करके सारे एजेस, जितने भी एजेस थे उन सबको 1 बाय 1 कंसिडर किया। अगर वो एज नहीं, अगर वो साइकिल नहीं बना रहे थे तो उन्हें हमने अपने ग्राफ में इंक्लूड किया। अगर साइकिल नहीं बना रहे हैं तो हमने उनको छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल एमएसटी जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। दिस इज फाइनल एमएसटी। ठीक बात है बेटा, तो ये है आपका क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम सीधा सीधा ये बताता है कि किस तरह से आप गिवन ग्राफ अगर है तो गिवन ग्राफ में पहले आप सारे के सारे जितने भी वर्टिसेस हैं उन्हें एक फॉरेस्ट की तरह समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंट सेट बना लेते हैं और फिर सारे के सारे एज को एक एक करके इंक्लूड करते जाते हैं। ठीक है, बस ये इंश्योर करते हैं कि साइकिल नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो अब ये एग्जाम्पल मैंने शुरू में बताया था किस तरह आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, और एग्जाम में आप हर ग्राफ को एक एक करके इस तरह से एज बाय एज इसको शो करेंगे। ठीक बात है, चलिए अब देखिए अगला क्या है। नेक्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ ऑल द एज वेट्स आर डिस्टिंक्ट। इंपॉर्टेंट बात है, अगर सारे एज वेट्स अलग अलग हैं तो जो प्रिम्स और क्रुस्कल्स दोनों एल्गोरिथम है वो सेम एमएसटी देंगे, ये गारंटी है।
अगर डिस्टिंक्ट वेट हैं आपके ग्राफ के, सारे एजेस के वेट जो है वो अलग अलग हैं, तो चाहे आप प्रिम एल्गोरिथम लगाओ, चाहे आप क्रुस्कल वाला एल्गोरिथम लगाओ, बिल्कुल सेम एमएसटी आपको मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। जैसे ये गिवन ग्राफ है, तो चलिए पहले इस पे हम प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करके देखते हैं। दो ग्राफ बनाएंगे इससे, एक प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए और एक क्रुस्कल एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, सबसे पहले प्रिम्स के लिए देखते हैं। प्रिमसेल को हमने अप्लाई किया मान लो, तो प्रिमसेल को क्या कहता है, किसी स्टार्टिंग वर्टेक्स से आप ये काम करना शुरू करिए। इस पे मैं अगर लगाऊं, पहले मैं प्रिमसेल को लगाऊंगी और फिर उसके बाद इसका रिजल्ट हम यहां लिख देंगे। बताओ प्रिम्स क्या कहता है कि आप ए से शुरू करो और फिर जो जो मिनिमम वाले एज हैं उन्हें कंसिडर कर लो। ए से, ए को आपने एक्सप्लोर किया, जब ए को एक्सप्लोर किया तो ए से ये 1 और 2 दो ऑप्शन मिले, तो हमने 1 वाले को चूज कर लिया, है ना, यही तो करते हैं। जब हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने ए को चूज कर लिया, ए से दो वर्टेक्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एक सी और एक बी, तो ये सी और बी में किसकी कॉस्ट कम है, 1 वाले की कम है, तो नेक्स्ट वर्टेक्स हमने किसे चूज किया, बी को चूज किया। अब बी से देखो, बी से देखो ओपन वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ये वाला एज है और ये वाला एज है, इन दोनों में से मिनिमम वाला चूज करो। 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2 वाला एज, तो हमने देखो ये वाला चूज कर लिया। अब ये वाला वर्टेक्स भी ओपन हो गया, ठीक है, तो इस वाले एज को हम कर चुके, इसे कर चुके। अब ओपन एज कौन सा है हमारा जिसे हम चूज कर सकते हैं, ये 4, ये 5 और ये 6, इन तीनों में से हमें मिनिमम चूज करना है ना। ये वाला जो है इसे मिनिमम में चूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे चूज करेंगे तो ये साइकिल बना देगा। अब मिनिमम कौन सा चूज किया, ये वाला चूज किया, और इस वाले जो ये वाला जो एज वर्टेक्स है इसको हमने डिस्कवर कर लिया। इसके बाद जैसे ये डिस्कवर हुआ, ये भी हो गया, ये एज डिस्कवर्ड है। अब 5, 6 और 7, इन तीनों 3, 5, 6, 7, 3 तो कभी हम एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये दोनों हमें ऑलरेडी सेचुरेट कर चुके हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, 5 वाला हमने कनेक्ट कर लिया, 5 वाला कनेक्ट कर लिया, और इस वाले वर्टेक्स को अब हमने डिस्कवर किया। इसे डिस्कवर करेंगे तो ये 8 वाला भी हमारी क्यू में ऐड हुआ। अब 6 और 8 में से छोटा कौन सा है, 6, तो नेक्स्ट हमने 6 को चूज कर लिया और फिर इसको डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर करने पर हमने देखा कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, तो यहां हमारा जो एल्गोरिथम है वो यहां पर एंड हो रहा है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट एमएसटी है वो क्या बन रहा है, देखो अगर मैं ए की बात करूं तो दिस इज ए से फिर बी 1, ठीक, और फिर ये है आपका सी, ए से बी डिस्टेंस इज 1, ए टू बी डिस्टेंस इज 1, दिस इज योर सी, सी का जो डिस्टेंस है वो है 2, ठीक, फिर उसके बाद डी, डी का डिस्टेंस है 4, ये है ई, ई का डिस्टेंस है 5, और ये है आपका एफ, एफ का डिस्टेंस है 6। ये आपका एमएसटी है जो हमने प्रिम्स एल्गोरिथम अभी आपके सामने लगाया, और उस एल्गोरिथम को रन करने के बाद ये हमारा एमएसटी सीधा सीधा बन गया। दिस इज फॉर प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक बात है। अब जब हम प्रिम्स एल्गोरिथम यहां से हटा देते हैं, ये प्रिम्स का यूज करके हमने ये एमएसटी बना ली। चलो अब हम क्रुस्कल एल्गोरिथम लगाते हैं। क्रुस्कल क्या कहता है, इंडिपेंडेंटली सारे वर्टेक्स बना लो, है ना, एक लाइन में लिखेंगे सीधा। क्रुस्कल्स का रिजल्ट देख लेते हैं। ए, यहां पर है डी, फिर यहां है सी, ये है आपका बी, एफ, डी, डी के नीचे एफ, और ये है ई, ठीक बात है। अब मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक के सारे एजेस को एक एक करके कनेक्ट करते जाओ। सबसे छोटा एज कौन सा है, 1, इसे कनेक्ट किया 1, फिर दूसरा वाला क्या है नंबर 2 पे, 2, 2 को कनेक्ट किया, फिर 3, 3 को कनेक्ट करेंगे तो साइकिल बनेगा, 3 कनेक्ट नहीं किया, 4 को कनेक्ट किया, फिर 5 को कनेक्ट किया, फिर 6 को कनेक्ट किया, 7 को कनेक्ट करेंगे तो साइकिल बनेगा, 8 को करेंगे तो भी साइकिल बनेगा। तो देखो अब ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में जितने भी एजेस हैं उन सबके वेट जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। देखो कोई भी दो एज ऐसे नहीं है जिनके वेट सेम हो। तो इस केस में जब हमने प्रिम्स एल्गो लगाया तो जो एमएसटी आया वो भी, और क्रुस्कल्स के टाइम पर भी जो एमएसटी आया वो दोनों के दोनों एमएसटी जो आए वो हमारे सेम आए। इन्हें मेंशन कर देते हैं। दिस इज एमएसटी using
प्रिम्स एल्गो, है ना, ये तो है आपका एमएसटी यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, और ये है आपका एमएसटी यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। ठीक बात है, इन्हें हमने बीच में से सेपरेट कर दिया। तो अगर कोई प्रॉपर्टी पूछेगा तो क्या बताएंगे कि कोई भी गिवन ग्राफ है, डिस्टिंक्ट वेट्स हैं, तो दोनों के दोनों गारंटी करेंगे कि सेम एमएसटी बनेगा, चाहे आप प्रिम्स को लगा लो या फिर क्रुस्कल्स को लगा लो। अब पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, अगर सारे एज वेट्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है तो दोनों के दोनों एल्गोरिथम जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम एमएसटी प्रोड्यूस कर दें। हो सकता है प्रिम्स एल्गोरिथम से दूसरा एमएसटी बने और क्रुस्कल से दूसरा एमएसटी बने। ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो डायरेक्टली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक बात है। चलो इस पे पहले प्रिम्स एल्गो लगा लेते हैं। चलिए देखिए, पहले वाला ही ग्राफ है, सेम ग्राफ है, देखो बस इस ग्राफ में जो एजेस हैं उनको चेंज कर दिया हमने। प्रिम्स एल्गो क्या कहता है, यहां से शुरू किया, ठीक है, दो दो हैं, दोनों में से मैंने मान लो इसको चूज कर लिया, 4 को चूज कर लिया। चूज हम इसको भी कर सकते थे, मैंने इसको चूज किया। अब जो ओपन एजेस हैं ये डिस्कवर हुआ, तो ये वाला और ये वाला, दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ये 2 वाला, तो हमने 2 वाले को चूज कर लिया। ठीक है, अब हमने सी को डिस्कवर किया, ये वाला चूज हो चुका, सी को डिस्कवर किया। अब 3 4 2 ये 3 ऑप्शन है, ये 2 4 3 4 ये 4 ओपन ऑप्शन है। इन चारों में से ये 4 तो हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि लूप बन जाएगा, तो अगला वाला हमने ये वाला 2 यूज कर लिया, मिनिमम वाला। ठीक बात है, अब मिनिमम 2 यूज करने के बाद इस वाले पे आ गए हम, अब ये भी ओपन हो गया एज। तो अब कौन कौन से हुए, 3 4 3। अब मैं मान लो मैंने ये वाला यूज किया, इस वाले को मैंने यूज कर लिया, इस वाले 3 को ले लिया। अब जब इसको एक्सप्लोर किया तो ये भी 3 अवेलेबल है, ये भी 3 अवेलेबल है, ये भी 4 अवेलेबल है ना। अब मैंने मान लीजिए इस वाले 3 को यूज कर लिया, इसे भी छोड़ दिया, इसको डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर करने के बाद अब देख लेते हैं, देखिए जितने भी आपके वर्टिसेस थे वो सारे के सारे कनेक्ट हो चुके हैं। पहले ये और ये। तो हम अगर प्रिम्स एल्गो का रिजल्टेंट लिखें तो क्या आया आपका, ये देखो, दिस इज ए के बाद ये है आपका बी, और इन दोनों के बीच का जो वेट है वो है 4। फिर है आपका सी, और सी कनेक्टेड है बी से, वेट है 2। फिर सी कनेक्टेड है डी से और वेट है 3। फिर ये ई से कनेक्टेड है और इसका वेट है 3। और फिर ये एफ से कनेक्टेड है और इसका वेट है 2। ठीक बात है, ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। ये हुआ प्रिम्स एल्गो का सॉल्यूशन। अब हम इस पे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम लगा लेते हैं। चलिए, हमने इस पे क्रुस्कल एल्गोरिथम लगा लिया, क्रुस्कल एल्गोरिथम लगाओ। चलो सबसे मिनिमम वाले जो एजेस हैं उन्हें पहले इंक्लूड करेंगे। देखिए ये है आपका ए, पहले ए, फिर बी, फिर उसके बाद सी, ए बी सी, ये है डी ई और एफ। ठीक बात है। अब देखो सबसे छोटा वाला एज कौन सा है, ये 2 है, मिनिमम कौन से हैं 2। तो पहले मान लो मैंने इस वाले 2 को लगा दिया, चूज कर लिया, ये 2 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिनिमम मैंने ये वाला 2 चूज किया, मैंने ये मिनिमम वाला 2 को चूज कर लिया, ये मिनिमम है। चलिए, फिर उसके बाद है 3, मान लो मैंने इस वाले 3 को चूज किया, ये मिनिमम है 3, इस वाले 3 को चूज कर लिया। अब मैंने ये वाला 3 चूज कर लिया, ये चूज कर लिया 3। ठीक है, क्या ये वाला 3 हम चूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि साइकिल बन जाएगा, इसको नहीं करेंगे, है ना। अब अगला है 4, इस वाले 4 को चूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि फिर साइकिल बन जाएगा। इस वाले 4 को चूज कर सकते हैं, इसे चूज कर सकते हैं, ये मैंने चूज कर लिया 4। ठीक है, अब नीचे वाला 4 जो चूज कर रहे हैं नहीं कर सकते क्योंकि फिर साइकिल बन जाएगा। तो देखिए बेटा, ये वाला ग्राफ देखिए और ये वाला ग्राफ देखिए, दोनों ग्राफ अलग अलग हैं। इसका मतलब एक ही ग्राफ के 2 मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहे हैं। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे कह सकते हो, अगर इनकी कॉस्ट सेम हो। भाई दोनों एमएसटी की कॉस्ट तो सेम होनी चाहिए ना, मिनिमम तभी तो होंगे। तो बताओ जरा इसकी कॉस्ट कितनी है, देखो कितनी हो गई, इसकी कॉस्ट है 2 + 2 + 3 + 3 + 4, है ना। और इसकी क्या कॉस्ट है, 2 + 2 + 3 + 3 + 4। दिखाई दे रहा है हमें, तो
दोनों की जो कॉस्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। तो जब हमने ऐसा वाला कोई ग्राफ यूज किया जो डिस्टिंक्ट एज जिसके नहीं है ना, एजेस जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो उस केस में मल्टीपल एमएसटी पॉसिबल है। मल्टीपल टाइप से आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, लेकिन जो कॉस्ट होगी मिनिमम वो सेम रहेगी, है ना। मिनिमम कॉस्ट जो होगी, देखो कॉस्ट ऑफ बोथ द एमएसटीज वुड ऑलवेज बी सेम। हो सकता है एमएसटी अलग अलग बने लेकिन कॉस्ट उनकी सेम रहेगी। दिस इज एमएसटी यूजिंग प्रिम and this is MST using क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, है ना। वो प्रिम्स का यूज करके बनाया और इसको हमने क्रुस्कल से बनाया, और हम देख सकते हैं कि इनकी कॉस्ट सेम है लेकिन एमएसटी जो है वो अलग अलग है। ठीक है बेटा। अब देखिए क्रुस्कल एल्गोरिथम कब प्रेफर करते हैं और प्रिम्स एल्गोरिथम को कब प्रेफर करते हैं, है ना। तो देखिए जब ग्राफ स्पार्स हो, स्पार्स का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ एजेस कम हो, तब आप क्रुस्कल एल्गोरिथम को कंसिडर कीजिए, क्योंकि क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या करता है, एजेस के ऊपर ही काम करता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एजेस होंगे उतना ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेस नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ लाइक ओवी, मतलब जितने वर्टिसेस हैं ऑलमोस्ट उसके आसपास ही नंबर ऑफ एजेस हो, है ना। और एजेस जो हो वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो और कैन बी सॉर्टेड इन द लीनियर टाइम, मतलब ऐसे एजेस हो जिनको हम इजीली सॉर्ट कर सकें, क्योंकि क्रुस्कल एल्गोरिथम जब शुरू करता है तो शुरू होने के टाइम पर वो सबसे पहले एजेस को सॉर्ट करता है। ठीक है। प्रिम्स एल्गोरिथम कहां प्रेफर करते हैं, जहां ग्राफ डेंस हो और जहां लार्ज नंबर ऑफ एजेस हो उस ग्राफ में, जैसे कि वर्टिसेस के ऑलमोस्ट वर्टिसेस की पावर के बराबर। ठीक बात है। तो कम नंबर ऑफ एजेस हैं तो क्रुस्कल को प्रेफर करो, ज्यादा नंबर ऑफ एजेस हैं तो प्रिम्स एल्गोरिथम को आप प्रेफर कर सकते हैं। ये इन दोनों एल्गोरिथम्स के बीच में डिफरेंस है। काफी सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली, फिर भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। अप्रोच क्या है प्रिम्स की, वर्टेक्स बेस्ड है। वर्टेक्स को कंसिडर कर करके हम नेक्स्ट वर्टेक्स पे पहुंचते हैं, जबकि इसकी जो अप्रोच है वो एज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। एक एक वर्टेक्स ये एक एक बार में लेता है, एक्सट्रैक्ट करता था एक एक वर्टेक्स को क्यू के अंदर से या हीप के अंदर से, और ये क्या करता है, ये एजेस को एक्सट्रैक्ट करता है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो है प्रिम्स एल्गोरिथम वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरह हम मानते हैं कि ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो क्रुस्कल है वो एज लिस्ट की तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियलाइजेशन कहते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स से हम प्रिम्स एल्गोरिथम में चूज करते हैं कि ये एक स्टार्टिंग इंडेक्स है। ये जो है ये कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट विल ऑल द वर्टिसेस एज सेपरेट ट्रीज या फॉरेस्ट, मतलब एक अलग अलग ट्री की तरह हमने बना दिया जो डिसजॉइंट है आपस में, और एक एक करके हम एज को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। प्रिम्स क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से काम करना शुरू करता है। ठीक है। एज सिलेक्शन क्या होता है, मिनिमम वेट एज सेलेक्ट करो फ्रॉम द कनेक्टेड वर्टिसेस, जो वर्टेक्स कनेक्ट है उससे जो कनेक्टेड एजेस है उनमें से मिनिमम वाला चूज करो। ये क्या कहता है, ओवरऑल सारे एजेस में से मिनिमम वाला चूज करो, है ना। सूटेबल कब है, जब डेंस ग्राफ्स हैं और ये स्पार्स ग्राफ्स हैं जो अभी हमने बात की। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो है प्रिम्स में हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है, स्टार्टिंग वर्टेक्स की जरूरत होती है। इसमें किसी एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग वर्टेक्स की जरूरत नहीं होती है, ओवरऑल सारे एजेस पर एक साथ काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, और इस तरह से AKTU में इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। देखिए स्पैनिंग ट्री क्या होता है, क्रुस्कल एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, लिखिए, डिस्क्राइब कीजिए, और वो प्रिम्स एल्गोरिथम से कैसे डिफरेंट है ये बताइए। देखिए ये पूरा का पूरा AKTU में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही वेट्स जो है कनेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ पे डिस्टिंक्ट है, जो मैंने अभी आपकी लास्ट में बताया कि वेट्स अगर अलग हैं तो यूनिक एमएसटी बनेगा या अलग बनेगा। एग्जांपल की हेल्प से बताओ कि किस तरह से स्पैनिंग ट्री पे काम ये दोनों एल्गोरिथम्स करते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर वेट्स सेम है या वेट्स डिस्टिंक्ट हैं। एक तो ये कॉमन आते हैं, एक किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप पहले तो क्रुस्कल्स या प्रिम्स एल्गोरिथम को लिखिए और इस पर्टिकुलर ग्राफ पर क्रुस्कल एल्गोरिथम से एमएसटी फाइंड आउट करके बताइए, पूरा एल्गोरिथम को रन करके दिखाइए। तो आपको वो लाइन बाय लाइन पूरा एल्गोरिथम रन करके दिखाना होगा। ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स। थैंक यू।